नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। पता नहीं अब तक आपने महसूस किया या नहीं किया, पर कहा जा रहा है कि 30 जून का दिन सामान्य से 1 सेकंड लंबा होगा। एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं, इसमें 1 सेकंड और जुड़ जाएगा, यानी धरती को चक्कर लगाने में 1 सेकंड ज्यादा लगेगा। 1972 में पहली बार ये 1 सेकंड वाला मामला शुरू हुआ था और ये चौथी बार ऐसा है जब लीप सेकंड की नौबत आ गई है। बड़ा दुख हुआ ये जानकर कि इस समय का सदुपयोग हम नहीं कर पाए। मुझे लगा था कि ये सब ललित मोदी की गिरफ्तारी का वैज्ञानिक तरीका हो सकता है, क्योंकि वो लंदन के समयानुसार मजे कर रहे होते हैं और भारतीय समयानुसार सरकार को चुनौती भी दे रहे होते हैं। आजकल ललित मोदी समय की माया खूब समझ रहे हैं। 1 सेकंड के लिए चुप न रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुषमा वसुंधरा मामले में 1 सेकंड भी बोल नहीं पा रहे। यहां तक कि सुषमा का बचाव करने वाले जेटली जी भी अब मीडिया के सामने या मीडिया में 1 सेकंड भी किसी का पक्ष लेते नहीं दिखते। इसलिए लगा था कि ये वही 1 सेकंड वाला या 1 सेकंड हो सकता है, वही भरमाने वाला, जिसका फायदा कहीं हम उठा सकते हैं। पर अफसोस इसका फायदा हम नहीं उठा सके। अच्छी बात यह रही कि देश में चुनाव नहीं हो रहे हैं, वरना आने वाले 1 सेकंड में देश का विकास कर देने का दावा हो जाता और उसे पूरा करने की दलील भी घोषणा पत्र में बाकायदा लिख दी जाती। और यकीन करिए, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, बीजेपी के बाबूलाल गौर और बिहार के जीतन राम मांझी ऐसा कर सकते हैं। झारखंड से खबर आई है कि शौचालय के नाम पर घोटाला हुआ है। कभी कभी लगता है कि झारखंड में घोटालेबाज अधिकारी से नेता तक हर सेकंड घोटाले की ही प्लानिंग कर रहे होते हैं। और अगर हालात यही रहे तो झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां घोटालों का औसत सेकंड के हिसाब से निकाला जाएगा। नालंदा का डीपीएस के डायरेक्टर की मौत वाला मामला भी 1 सेकंड वाला मामला ही था। घड़ी के आधार पर ना सही, पर कम से कम कहावत के हिसाब से ही सही। पता चला कि जैसे ही भीड़ उग्र हुई, पुलिस को 1 सेकंड भी नहीं लगे वहां से निकल लेने में। वैसे 1 सेकंड का अपना एक महत्व है। 1 सेकंड के 100वें हिस्से से मिल्खा सिंह पदक जीतने से चूक गए थे। कुल मिलाकर 1 सेकंड का अपना इंपॉर्टेंस है, इसलिए हर सेकंड का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से कीजिए, वरना हैसियत से ज्यादा खर्च करने के मामले में आज देखिए स्थिति क्या है। सिकंदर का देश ग्रीस कंगाल होने की कगार पर है। पुरवैया डीएनए में सबसे पहले बात करेंगे लालू बनाम यादव की। 90 के दशक में बिहार में यादव जाति के वोटरों पर लालू प्रसाद यादव की अच्छी पकड़ थी, लेकिन 2005 में पहली बार लालू के गढ़ में सेंध लगी। कारण भी था, कई यादव नेता लालू को छोड़कर जेडीयू और बीजेपी में चले गए। इस साल भी देखिए पप्पू यादव, जिनकी कोसी इलाके में अच्छी पकड़ है, वो लालू के खिलाफ बिगुल फूंके हुए हैं। लालू के खिलाफ जिस तरह से यादव नेता विरोधी तेवर अख्तियार करते दिख रहे हैं, उसे कहा जा सकता है कि इस बार बिहार में जो मुकाबला है वो लालू बनाम यादव का हो सकता है। एक रिपोर्ट दिखाएंगे पहले। यादव वोट में लगेगी सेंध। लालू को यादव नेताओं से चुनौती। हमारे बीच सभी मिर्जाफर जयचंद गद्दार सब बैठ के अपना इधर से उधर बात करते रहता। मिर्जाफर जयचंद गद्दारों की बात करते। लालू प्रसाद यादव का गुस्सा समझा जा सकता है, क्योंकि एक समय जिन लोगों के सहयोग से लालू ने बिहार की सत्ता पर अपना कब्जा जमाया, अब उनसे ही चुनौती मिल रही है। पप्पू यादव, रंजन यादव, देवेंद्र यादव, सुरेंद्र यादव, इन सभी ने एक साथ बैठकर लालू यादव की चिंता बढ़ानी शुरू कर दी है। सभी जाति और धर्म के लोग उठ चुके, इंक्लूडिंग यादव। ये मैं बता दे रहा हूं। अब मैं तो उनका मॉनिटर था, तो जितना हम लालू प्रसाद को इस पृथ्वी पे जानते हैं, जितना हम इस पृथ्वी पे कोई नहीं जानता। 10 सालों में सबसे अत्यधिक जिसको आप इस्तेमाल करते रहे राजनीति के लिए, सबसे ज़्यादा जुल्म सितम किसी पर हुआ तो यादवों पर और मुसलमानों पर, और नीतीश कुमार जी के सरकार के रीजन में। तो आप कृष्ण तो समाज की प्रतिष्ठा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए पांडव के साथ खड़े हुए, और आप आज जात की राजनीति करते। तो आप लोग तो कंप्लीट रूप से कंस और दुर्योधन के आप पोषक हैं, आप खानदान के दोनों आदमी हैं। इन नेताओं के अलावा लालू का साथ छोड़कर बीजेपी में चले गए रामकृपाल यादव और नंद किशोर यादव भी लालू राज पर सवाल उठाकर लालू की मुश्किलें बढ़ाने में जुटे हैं। 17% आबादी है, 16 से 17%, मगर दूध में मक्खी की तरह नीतीश कुमार जी निकाल कर फेंक दिया, और अभी घरियालियाँ से रो रहे हैं। ये इन पर कौन विश्वास करेगा? आप हो सकता है कि विश्वास कर रहे हो नीतीश कुमार जी पर,
मगर वो समाज, वो वर्ग, वो तबका, वो जनता कभी विश्वास नहीं करेगा। लालू प्रसाद यादव को यादव जाति के नेताओं से मिल रही चुनौती पर जेडीयू का कहना है कि कुछ भी हो जाए, यादव लालू के साथ ही रहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को विभिन्न सामाजिक समूहों का समर्थन प्राप्त है। यह बिहार की जमीनी राजनीतिक सच्चाई है, न कि पप्पू यादव, नंदकिशोर यादव, रामकृपाल यादव जी, रंजन जी का तो हसरा भी लोकसभा में हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने देखा है। इसलिए ये लोग राजनीति के हाशिए पर रहे। बिहार में यादव जाति के 15% वोटर हैं, जो एक जाति के हिसाब से सबसे ज्यादा हैं। इस जाति के वोटरों पर लालू प्रसाद यादव की पकड़ रही है, लेकिन यादव जाति के दूसरे कई नेता लालू के इस वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटे हुए हैं। यादव वोट बैंक पर सबसे मजबूत पकड़ लालू यादव की मानी जाती रही है और यही कारण है कि लालू यादव के खिलाफ बीजेपी या अन्य दल से कई यादव नेता खड़े हो गए हैं और उन्हें चुनौती दे रहे हैं। अब देखना है कि लालू यादव अपने इस वोट बैंक पर पकड़ किस तरह बचाए रखते हैं, लेकिन इतना तय है कि बिहार विधानसभा चुनाव की राजनीति काफी दिलचस्प होने जा रही है। कैमरा पर्सन केपी सिंह के साथ अमित झा, जी मीडिया, पटना। 90 के दशक का एक वो दौर था जब लालू के आगे यादव समाज का कोई भी नेता बड़ा नेता नहीं था। लालू यादव जब पहली बार 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तब बिहार में यादव विधायकों की संख्या 63 थी, 63। लालू जब राजनीति के शिखर पर थे, तब 1995 में यादव विधायकों की संख्या हो गई 86। वर्ष 2000 में यादव विधायकों की संख्या 64 थी, 64। जबकि 2005 के बाद देखिए, 2005 के बाद ये आंकड़ा घटने लगा। वर्ष 2005 में 54 और 2010 में और भी घटकर महज 39 यादव नेता ही विधायक बने। वर्तमान समय में देखिए 39 विधायक जो यादव हैं वो यादव जाति के हैं, जो आरजेडी के साथ हैं, और उनमें से 19 बीजेपी,19 जेडीयू और 10 बीजेपी के हैं। यानी वो मामला भी अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। 85 से मामला घटकर 39 पर आ गया, वो भी बढ़ गया। आंकड़े बता रहे हैं कि लालू से यादव जाति के नेताओं की नाराजगी के बाद उनकी ताकत कम हुई है और दूसरी पार्टियों में यादव जाति के नेता पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के यादव जाति के 4 सांसद बने और लालू यादव की पार्टी से जो 4 सांसद जीते, दिलचस्प ये था कि उनमें सिर्फ 2 ही यादव थे और इनमें से भी एक पप्पू यादव अब अलग रास्ते पर है। माना जाता है कि कोसी और पूर्णिया के इलाके में बड़ी संख्या में यादव जाति के वोटर हैं। इस इलाके में विधानसभा की कुल 37 सीटें हैं। इन 37 सीटों में से जेडीयू और बीजेपी के पास 2010 में 14 सीटें थी। आरजेडी को महज 3, कांग्रेस को भी 3 और एलजेपी को 2 सीटें मिली थी। एक सीट निर्दलीय के खाते में गई। कोसी की जिन 13 सीटों में से 5 सीटों पर यादव उम्मीदवारों की जीत हुई, उनमें से भी देखिए 4 जेडीयू के खाते में गई थी। पूर्णिया प्रमंडल की 24 सीटों में से 3 सीट यादव उम्मीदवारों ने जीती और तीनों के तीनों आरजेडी के नहीं बल्कि बीजेपी के थे। यानी लालू यादव कहीं ना कहीं उनकी पकड़ कमजोर हो रही है। यानी ये भी देखिए कि 2010 में जब पप्पू यादव लालू यादव के साथ थे, तब भी लालू का जादू नहीं चला। अब तो अलग है। अब लालू के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। कभी लालू यादव की परछाई रहे रामकृपाल यादव, अब बीजेपी में। लालू के साले साधु यादव खुद की पार्टी अलग बनाकर अलग मोर्चा तैयार करने में जुटे हैं। कभी लालू यादव के प्यारे रहे पप्पू यादव साहब अपनी पार्टी की घोषणा कर चुके हैं। लालू के कभी हाथ रहे रंजन यादव, लालू का साथ छोड़कर अभी तक जेडीयू में थे, लेकिन अब जेडीयू की लालू से जैसे ही नजदीकी बढ़ी तो उन्होंने वहां से भी इस्तीफा दे दिया। बिहार में यादव वोटरों की संख्या करीब 15%। पिछले लोकसभा चुनाव में इनमें से 16% वोटरों ने जेडीयू और 20 ने आरजेडी को वोट दिया। लेकिन अगर आप तुलना करेंगे एनडीए से तो 19% यादव वोटरों ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया। इस बार लालू नीतीश मिलकर आधे से ज्यादा यादव वोटरों को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। लेकिन इन विरोधों के बाद वो इसमें कितना सफल होते हैं ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अब तक के आंकड़े यही बताते हैं कि लालू यादव की पकड़ यादव मतदाताओं या यादव वोटर्स के बीच साल दर साल कम होती गई। बहुत ही छोटा सा विराम, लौट रहे हैं। नालंदा वाले मामले की थोड़ी चर्चा करेंगे। नालंदा में डीपीएस के डायरेक्टर की हत्या के बाद जो तस्वीरें आई वो पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो चुकी हैं। इसकी चर्चा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी हो रही है।
नालंदा मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये मामला और भी सीरियस और भी गंभीर हो जाता है। अफसोस ये है कि सिर्फ इसकी चर्चा एक खबर के तौर पर हुई और अब तमाम चैनल से लेकर मीडिया के जो भी दूसरे स्वरूप हैं इसे पिछले पन्ने पर धकेल रहे हैं। ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी इसकी गारंटी नहीं है। कल को हम और आप में से कोई भी ऐसी भीड़ का शिकार कहीं भी हो सकता है, क्योंकि गलतफहमी में भी मौत के घाट उतारने के कई उदाहरण हैं जो आज हम आपको बताएंगे। और उससे पहले इस तरह की घटनाओं पर समाजशास्त्री क्या सोचते हैं वो पहले सुनाना चाहेंगे आप। यदि लोगों को लगे कि अब दौड़ते रहें और वहाँ से कहीं कुछ मिलता नहीं है, अफसरों के बीच में जो कोई वर्चस्व वाले दबंग व्यक्ति और समाज के सरकारी जो क्या कहते हैं उनके आला अफसर हैं या बाकी लोग हैं, उनके साथ अगर वो समन्वय ठीक से नहीं होता है तो तब भी ये स्थिति होती है कि लोग कुछ होगा नहीं, जो करना है कर लो, होगा क्या। आप थोड़ा बिहार की स्थिति याद कीजिए। बिहटा थाने के कटेसर मार्केट का मामला अभी तक शायद भूला नहीं है किसी ने। एक महिला को ऑटो से खींचकर मारा गया। उस महिला पर आरोप था कि उसने एक लड़के की हत्या की थी या हत्या में शामिल थी। महिला और उसके पति पर आरोप था। 3 महिलाओं को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। अहम बात यह थी कि जब महिला को मारा जा रहा था तो भीड़ वहां भी देख रही थी। उसके बाद एक और मामला सामने आया जिसका जिक्र जरूरी है। जून 2014 में 2 दलित बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। दोनों बच्चे परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। लोगों को लगा कि वो चोर हैं। उसके बाद बिना सोचे समझे उनकी पिटाई कर दी गई। इस मामले में 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। ये मामला बख्तियारपुर के बैकुंठपुर का था। जून 2014 में इसी पटना में सरकारी अधिकारियों के साथ मारपीट की घटना हुई। 4 लोगों को उस मामले में गिरफ्तार किया गया। इससे पहले देखिए 1993 में 1993 में खगड़िया के सांसद रामशरण यादव ने हेल्थ कमिश्नर के साथ मारपीट की थी। हेल्थ कमिश्नर का नाम सीए श्रीनिवास था। 2001 में साधु यादव ने ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी एनके सिन्हा के साथ मारपीट की थी। इन सभी मामलों में भीड़ अपने हिसाब से इंसाफ करने को आतुर थी और बिना मामले का सच जाने। आइए एक ऐसी घटना आपको बताते हैं जो अमेरिका में हुई और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी। अमेरिका में भी एक ऐसी घटना हो चुकी है। ईडी जॉनसन नाम के एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई थी। दरअसल ईडी जॉनसन पर एक महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप था। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। यह मामला 1905 का है। यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा पर रोक लगा दी थी, स्टे लगा दिया था। पर भीड़ इस मामले में खुद इंसाफ करने पर उतारू थी और लोग जेल तोड़कर अंदर घुस गए। फिर लोगों ने उन्हें अपनी सफाई में कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया। भीड़ टूट पड़ी और ईडी जॉनसन को तब तक मारा गया जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। इस मामले में तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इंसाफ करने का फैसला लिया। उन्होंने सीक्रेट सर्विस के लोगों को इस मामले को सौंप दिया और फिर जो जानकारी मिली थी वो बहुत चौंकाने वाली थी। पता चला कि जिस अधिकारी को जांच का जिम्मा मिला था उसने भीड़ का काम बहुत ही आसान कर दिया था। यानी उस अधिकारी ने ऐसी परिस्थिति बना दी जिससे भीड़ को कानून हाथ में लेने का मौका मिले। दिलचस्प बात यह थी कि इस मामले में फैसला करीब 100 साल बाद आया। यानी 100 साल बाद ईडी जॉनसन को बेगुनाह माना गया और यह कहा गया कि उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित मौका भी नहीं मिला था। जब जॉनसन को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त ही भारी भीड़ इकट्ठी हुई थी और भीड़ द्वारा आपाक होने की आशंका थी। फिर भी उसे बचाने के उपाय नहीं थे। ईडी जॉनसन के आखिरी शब्द थे, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई एम एन इनोसेंट मैन। भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें, मैं निर्दोष हूं। नालंदा की घटना भी बिल्कुल ऐसी ही है, जहां भीड़ ने उन्हें अपनी सफाई में कहने का मौका नहीं दिया। यहां तक कि पुलिस की भूमिका एक बार फिर जैसा अमेरिका वाले मामले में थी, यहां भी सवालों के घेरे में। इसलिए है क्योंकि मौके से पुलिस वाले भी फरार हो गए। यानी भीड़ को भेड़िया बनने का मौका खुद पुलिस ने भी दिया। क्रिमिनोलॉजी में इसके विषय में बहुत सारे अध्ययन हैं, बहुत सारी स्टडीज हैं और अधिकतर थियरी ये कहती है कि भीड़ द्वारा किसी की हत्या सीधे तौर पर कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास की कमी है, या ये भी कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था को चुनौती है, क्योंकि ये इंसाफ के लिए धैर्य खोने का प्रतीक है। अहम बात यह है कि ऐसी घटनाओं में भीड़ को पूरी तरह से पता होता है कि वो जिस घटना को अंजाम दे रहे हैं उसकी इजाजत कानून में नहीं है। अब मान लीजिए कुछ लोगों के ऊपर खून सवार हो तो भी ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा होती है जो चुपचाप वहां आसपास में तमाशा देखते हैं। चाहे तो रोक सकते हैं लेकिन मौन सहमति देते हैं। खैर, नालंदा के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहराई से जांच की बात कह दी है। सवाल है कि क्या वो भी रूजवेल्ट की तरह इंसाफ का प्रण लेंगे या इस घटना को भी दूसरी घटनाओं की तरह ही मानकर भुला दिया जाएगा और हम और आप भीड़ के खौफ के तले जीने को मजबूर रहेंगे। बहुत ही छोटा सा विराम, लौट रहे हैं।
पुरवैया डीएनए में अब बात करेंगे हूल दिवस की। 30 जून 1855 को अंग्रेजों की महाजनी प्रथा और बंदोबस्ती नीति के खिलाफ पहला विद्रोह हुआ, जिसे संथाल हूल के नाम से जाना जाता है। आज से 160 साल पहले करीब 20,000 लोग अत्याचार और शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए साहेबगंज के भोगनाडीह में जमा हुए थे। इस क्रांति का नेतृत्व 4 भाई सिदो, कान्हो, चांद और भैरव मुर्मू थे, ये कर रहे थे। ब्रिटिश इतिहासकार हंटर के अनुसार हूल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उग्र क्रांतियों में से एक था, जिसमें 20,000 संथाली शहीद हुए थे। अंग्रेजी हुकूमत के रिकॉर्ड के अनुसार संथालों के 1836-37 में जहां मालगुजारी के रूप में 2,617 वसूल किया जाता था, वहीं 1854-55 में उनसे 58,033 रुपये वसूल किए जाने लगे। 1851 के दस्तावेजों के अनुसार संथाल परगना में उस समय तक संथालों के 1473 गांव बस चुके थे। मालगुजारी वसूल करने वाले तहसीलदार मालगुजारी के साथ साथ संथालों से अवैध तरीके से अतिरिक्त धन वसूला करते थे और इनकी आमदनी से 500 गुना ज्यादा तक हुआ करता था। अंग्रेज संथाल का जमकर शोषण करते थे। तब आदिवासियों को 50% से 500% तक खेती कर देना पड़ता था। जब सिदो मुर्मू और कान्हो मुर्मू ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई तो हजार लोगों ने इसका स्वागत किया, समूह में शामिल हुए, भोगनाडीह गांव में जमा होकर खुद को स्वतंत्र घोषित किया और स्थानीय जमींदार, पूंजीपतियों, सूदखोरों के खिलाफ जंग छेड़ने की शपथ ली। सिदो कान्हो ने कुछ ही दिनों में अपने कुशल नेतृत्व और पराक्रम से जनता में मुक्ति का ऐसा जज्बा पैदा किया कि अंग्रेजों को संथाल के कानून के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूंक दी और अंग्रेजों को भागने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेज दानापुर से अतिरिक्त सेना बुलाते भी दिखे और मेजर जनरल लॉयड ने सैन्य संचालन का पूरा भार अपने हाथ में लिया। कहा जाता है कि सिदो मुर्मू को अंग्रेज पुलिस ने पकड़ लिया और कान्हो एक एनकाउंटर में मारे गए। विद्रोह के बाद सजा पाने वालों की कुल संख्या 251 थी। वे 54 गांवों के निवासी थे, उनमें से 191 संथाल, 34 नापित, 5 डोम, 6 घाघर, 7 कोल, 6 भुइयां और 1 रजवार था। आज का दिन इसी क्रांति की याद में हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 160 साल पहले अंग्रेज नीतियों के खिलाफ संथाल में आदिवासियों ने विद्रोह का बुगल फूंका था। उसकी याद में आज हम भले हूल दिवस मना रहे हो, लेकिन ये दिवस तब तक सफल नहीं होगा जब तक आदिवासियों को उनका हक ना मिले, क्योंकि झारखंड में आदिवासी आज भी विस्थापन, मानव तस्करी के नाम पर शोषण का शिकार हो रहे हैं। सबसे अहम बात तो यह है कि सिदो कान्हो के जो वंशज हैं आज वही दर दर भटक रहे हैं। आज डीएनए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।